हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले बताएंगे, जहां पहले खबर आई कि 30 जगहों के नाम बदल दिए चाइना ने। अब जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि लद्दाख के पास नया एयरबेस बनाकर तैयार कर दिया है चाइना ने। भारत की बढ़ा रहा है टेंशन। सैटेलाइट इमेज से सबसे बड़ा खुलासा तो वहीं भारत भी पीछे नहीं। भारत ने एलएसी पर तैनात कर दिया रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की पहली खेप। जी हाँ, साथ ही बताएंगे अगर बंगाल में एनआरसी आया तो पूरे देश को फूंक दूंगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री को लश्कर तैयबा आतंकवादियों की सबसे बड़ी धमकी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मुस्लिमों पर भी लश्कर तैयबा के आतंकियों ने बड़ी बात कही है। तो वहीं सऊदी अरब गए शहबाज शरीफ को सबसे पहले कश्मीर मुद्दे पर बड़ा झटका दिया है सऊदी अरबिया प्रिंस ने। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी शहबाज से कह दी है ये बात कि शहबाज पहले ही मीटिंग में चकनाचूर हो गए। बताएंगे दोस्तों एक से एक बड़ी से बड़ी खबर आपको, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि जो भी कोई भारत को आंख दिखाएगा उसको करारा जवाब जरूर मिलेगा। ये भारत नया भारत है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां लद्दाख के पास चीन का नया एयरबेस बनकर हुआ तैयार। भारत की बढ़ेगी टेंशन। सैटेलाइट इमेज से ये सबसे बड़ा खुलासा बता दें, लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीन सीमा पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। हाल में ही खुलासा हुआ है कि चीन ने लद्दाख के नजदीक होटान एयरबेस पर एक नए रनवे को बनाकर ऑपरेशनल कर दिया है। ये एयरबेस लद्दाख के पास चीन के हवाई ऑपरेशन को मजबूत करेगा। चीन ने पहले से इस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। चीन ने इस एक्स्ट्रा रनवे का निर्माण कार्य 2020 में गलवान हिंसा के तुरंत बाद शुरू किया था। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं चीन के लगभग 40 जवान मारे गए थे। जी हाँ, ओपन सोर्स एनालिस्ट डेमियन साइमन ने होटान एयरबेस की एक सैटेलाइट तस्वीर शेयर करके लिखा है कि निर्माण शुरू होने के लगभग 4 साल बाद होटान एयरबेस पर दूसरा रनवे अब चालू हो गया है, जो लद्दाख के पास चीन के हवाई संचालन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि इस साइट पर परिचालन क्षमता और प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ढांचागत सुधार किया गया है। यानी कि कोई कुछ भी कह ले, चाइना अपना रंग बदलने से पीछे नहीं हटता। वो अपनी चालाकी जरूर दिखाता। वैसे में एक तरफ शांति की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ अंदर ही अंदर वो भारत की खिलाफियत कार्य कर रहा है। अब ऐसे में सैटेलाइट इमेज से जो ये बड़ा खुलासा हुआ है एयरबेस को लेकर, इस पर आपकी क्या तीखी प्रतिक्रिया होगी? तो वहीं आपको बता दें कि भारत भी इन मामलों में पीछे नहीं है। भारत ने एलएसी पर तैनात की रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की पहली खेप चीन को करारा जवाब देने के लिए बढ़ा रहा है तैयारियां अपना भारत। जी हाँ, भारत ने चीन की सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ईगला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। पहली इकाई में 24 लॉन्चर और 100 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, जो हाल ही में रशिया से पहली खेप के रूप में भारत को मिली है। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये मिसाइल 6 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यानी अब भारत बहुत नजदीक से दुश्मन को मारने में सक्षम होगा। सेना की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईगला एस का ऑर्डर पिछले साल दिया गया था। 6 किलोमीटर तक की बेहतर मारक क्षमता के साथ ईगला एस पुराने सिस्टम के मुकाबले ज्यादा प्रभावी है। कंधे पर रखकर सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल प्रणाली उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए काफी है। वैसे में एलएसी पर तैनात कर दिया है भारत ने इस रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को। इसके लिए भारत को यानी भारत की आर्मी को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा। वहीं बस फर्क इतना है कि भारत ने हथियारों की तैनाती की है, लेकिन चाइना ने स्ट्रक्चर बनाया है जो कि कहीं ना कहीं वो उन जगहों को अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और भारत अपना ऐसा होने नहीं देगा। किस किस को विश्वास है कि अब भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना नहीं ले पाएगा? तो वहीं आपको बता दें, जहां पर बंगाल में आया एनआरसी तो पूरे देश को फूंक देंगे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री को लश्कर तैयबा की बड़ी धमकी, मुस्लिमों पर भी कह दी ये बात। जी हाँ, लश्कर तैयबा ने केंद्रीय मंत्री को भेजा धमकी भरा पत्र, कहा एनआरसी लागू हुआ तो पूरा देश जला देंगे। बता दें, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता शांतनु ठाकुर को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ओर से धमकी मिली है। उन्होंने इस बारे में सोमवार यानी 8 अप्रैल को दावा किया कि लश्कर तैयबा ने उन्हें एक पत्र के जरिए धमकाया है। लेटर में लिखा है कि अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी एनआरसी को लागू किया गया तो वो यानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पूरे देश को जला देगा। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्ला में टाइप किए गए इस कथित लेटर में मुसलमानों का भी जिक्र किया गया है। लेटर में धमकी दी गई है कि अगर एनआरसी को लागू करने के बाद मुसलमानों का उत्पीड़न किया गया तो मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल ठाकुर बाड़ी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री ठाकुर ने इस बारे में पत्रकारों को बताया, ये पत्र मिलने से मैं स्तब्ध हूँ। मैंने विभाग को इसकी सूचना दे दी है। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय
मंत्रालय को भी सूचित करूंगा। मैं इस सिलसिले में मामला भी दर्ज कराऊंगा। तो वहीं बीजेपी नेता के मुताबिक मैं गृह विभाग का कामकाज भी संभाल रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछना चाहेंगे कि क्या उन्हें लश्कर तैयबा की ओर से ऐसा पत्र भेजे जाने की जानकारी है। अब ऐसे में दोस्तों एनआरसी को लेकर केंद्रीय मंत्री को जिस प्रकार से लश्कर तैयबा ने ये बड़ी धमकी दी है, कहीं ना कहीं एक चीज तो कंफर्म है कि भारत के इन इंटरनल मैटर पर ये आतंकी समूह ध्यान लगाए बैठे और कहीं ना कहीं वो किसी बड़े हमले का अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में भारत को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और एनआरसी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या एनआरसी लागू होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में इस मामले में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पहले ही दौरे पर शहबाज शरीफ को सऊदी अरबिया ने दिया तगड़ा वाला झटका। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को लताड़ा खुलकर लिया भारत का पक्ष, बातचीत पर दिया बड़ा बयान। बता दें सऊदी अरबिया ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए सुलझाना होगा। क्राउन प्रिंस का यह बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में आया है। पाकिस्तान अब तक कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह का राग अलापता रहा है, लेकिन भारत शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय बातचीत का समर्थन करता है। हालांकि आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान में पिछले कई साल से राजनयिक संबंध निचले स्तर पर रहे हैं। सऊदी अरबिया ने संयुक्त बयान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर विवाद को हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने साझा वक्तव्य में कहा कि शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने 7 अप्रैल 2024 को मक्का अल मुकरमा के अल सफा पैलेस में एक आधिकारिक बैठक की। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर विवाद को हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्राउन प्रिंस को यथाशीघ्र पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे क्राउन प्रिंस ने स्वीकार कर लिया है। तो वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि पहले ही दौरे पर शहबाज शरीफ को सऊदी अरबिया से तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से प्रिंस ने कहा है कि तुम जाकर भारत से वार्तालाप करो, कश्मीर के मुद्दे को सुलझाओ, ये तुम्हारा आंतरिक मामला है, तुम दोनों के बीच का मामला है, तुम दोनों आपस में सुलझाओ, लेकिन जरूर सुलझाओ। दरअसल पाकिस्तान यूएन सहित अन्य वैश्विक मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। वो यूएन के तत्वाधान में जनमत संग्रह का राग भी अलापता रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया है और इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। नई दिल्ली का लंबे समय से रुख रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा हम दो देशों का है और किसी तीसरे पक्षी मध्यस्थता या हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है। यानी कि शहबाज गए थे किसी और ऑब्जेक्टिव को लेकर और कश्मीर की कोई बात भी नहीं था, उल्टा सऊदी अरबिया से सुनना पड़ गया इस मुद्दे पर बात। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादी हमला, गैर कश्मीरी को मारी गोली, इलाका हुआ सील। जी हां, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को आतंकवादी हमला हुआ है। शोपियां जिले में आतंकवादियों ने एक गैर कश्मीरी चालक पर हमला किया। आतंकवादियों ने उसे पास से गोली मारी, जिसमें वो घायल हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस की तरफ से इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार परमजीत सिंह निवासी दिल्ली, जो कि पेशे से चालक है, वो गाड़ी लेकर शोपिया इलाके में आया था। सोमवार देर शाम को आतंकवादियों ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। उन्हें पास से गोली मारी गई, जिसमें परमजीत घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर लोगों की तरफ से पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें उठाकर इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत खतरे में बनी हुई है। इस हमले के बाद पूरे इलाके को पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है। दरअसल काफी दिनों बाद कश्मीर में इस प्रकार का कोई हमला देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग परमजीत जी को गेट वेल सून अवश्य कहिएगा कमेंट में, ताकि आपकी दुआएं लग सके। नेक्स्ट खबर बता दें, नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गिर्ट विल्डर्स ने नुपुर शर्मा जी को किया डायरेक्ट फोन। क्या बात हुई इनके बीच, बता दें नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गिर्ट विल्डर्स ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा से फोन पर बात की है। उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। गिर्ट विल्डर्स पहले भी नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान देते रहे हैं। नुपुर शर्मा को लगभग 2 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं गिर्ट विल्डर्स को यूरोप में इस्लाम विरोधी नेता के तौर पर जाना जाता है। उनकी पार्टी फॉर फ्रीडम ने नीदरलैंड के पिछले चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसके बाद गिर्ट विल्डर्स को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बताया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने दावेदारी वापस ले ली। गिर्ट विल्डर्स ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि आज नुपुर शर्मा जी से बहुत अच्छी से बात हुई। वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे स्वतंत्र विश्व के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक है। पिछले 2 वर्षों में उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि और कानूनी परेशानियां बेहद अनुचित है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन सच बोला है। कितनी बहादुर महिला है। दोस्तों आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे गिर्ट विल्डर्स का। तो वहीं
पत्नी नुपुर शर्मा को लेकर आपकी क्या पर्सनल राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, ऑकस के लिए नए दोस्त की तलाश कर रहा है अमेरिका, चीन को रोकना है उसका मकसद। आखिर क्या भारत होगा इस ऑकस डील में शामिल? आपको बता दें, ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। ऑकस को मुख्य रूप से चीन को रोकने के लिए बनाया गया था। 2021 में ऑकस की स्थापना के समय अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इस साझेदारी में किसी भी चौथे देश को शामिल करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी न्यूजीलैंड को भी इसमें एंट्री नहीं मिली थी। हालांकि अब सब कुछ बदलने वाला है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अब ऑकस में शामिल तीनों देश नए सदस्यों को अपने साथ लाने के लिए आपसी सहमति बनाने जा रहे हैं। इसके लिए इन तीनों सदस्यों के बीच जल्द ही बातचीत शुरू होने वाली है। अखबार की रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऑकस के रक्षा मंत्री सोमवार को सुरक्षा समझौते के पिलर 2 पर चर्चा की घोषणा करेंगे, जो सदस्यों को संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, समुद्र के अंदर सहयोग, हाइपरसोनिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर तकनीक विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत बनेगा ऑकस का सदस्य? तो आपको बता दें, मार्च 2023 में प्रकाशित मिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत और ऑकस ब्लॉक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर प्रौद्योगिकियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनौपचारिक खोजपूर्ण बातचीत कर रहे थे। मामले से वाकिफ लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑकस देश नई दिल्ली को मजबूत वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास क्षमता को देखते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक है। जबकि भारतीय अधिकारियों ने प्रारंभिक तौर पर शामिल होने में रुचि दिखाई थी, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन आपसे हम सवाल करना चाहेंगे, ऑकस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारी खबरों को सालों साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपसे सवाल है दोस्तों, क्या भारत को इस ऑकस ग्रुप में शामिल होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, क्योंकि इसमें पावरफुल कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में क्या भारत को शामिल होना चाहिए? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग दोस्तों, कारण के साथ बताइएगा कि शामिल होना चाहिए तो क्यों और नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा, हर समय तैयार रहे सेना, अप्रत्याशित घटनाओं से रहे सावधान। जी हाँ, भारतीय सेना को अप्रत्याशित घटनाओं के लिए हर समय तैयार रहना होगा और किसी भी हाल में विचलित नहीं होना होगा। तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक संबोधन के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी ने इन बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अचानक होने वाली घटनाएं अधिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इनके बारे में पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष ने राष्ट्रों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी जोर डाला। साथ ही साथ बता दें, ईरान की शिया सेना मिडल ईस्ट में ऐसे बनाया इजराइल के चारों तरफ दुश्मनों का घेरा। बता दें, ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी सोमवार को हमले के बाद दी गई, जो सीरिया में ईरानी दूतावास के करीब एक इमारत पर किया गया। इससे दूतावास की इमारत नष्ट हो गई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल रजा जाहिदी तथा मोहम्मद हादी रहीमी मारे गए। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बदला लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये एक कायरतापूर्ण हमला है जिसका जवाब दिया जाएगा। रईसी के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन असल में ये बदला कैसे लिया जाएगा ये क्लियर नहीं है। हाल के वर्षों में देखें तो मिडल ईस्ट में ईरान एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। धीरे धीरे इजराइल पर शिकंजा कसने के लिए ईरान ने अपनी एक शिया सेना भी बना ली है, जो चारों ओर इजराइल को घेर चुकी है। इजराइल के साथ संघर्षरत हमास के पीछे भी ईरान का ही हाथ माना जा रहा है। दुनिया के कई देश ऐसा मानते हैं कि इजराइल से लड़ने के लिए फलस्तीनियों को प्रशिक्षित करने का काम ईरान ही कर रहा था। जी हाँ, साथ ही साथ अमेरिका में भी गूंज रहा अब की बार 400 पार का नारा। पीएम मोदी के समर्थकों ने किया सबसे बड़ा काम। जी हाँ, भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव का असर अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने रैली निकाली। वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और लिंकन स्मारक से लेकर ईस्ट कोस्ट में प्रतिष्ठित गोल्डन ब्रिज तक पीएम मोदी के सैकड़ों समर्थकों ने आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी जीत के लिए एक रैली निकाली। इस दौरान पीएम मोदी के समर्थकों ने उम्मीद जताई कि भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव में 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। दोस्तों, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यानी OF बीजेपी यूएसए की तरफ से रविवार को मोदी का परिवार मार्च नाम से रैलियों का आयोजन किया गया। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा चुनाव जीतने, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के भारत में आगामी लोकसभा चुनावों में 400 से अधिक सीटें जीतने के समर्थन में 16 से अधिक शहरों में प्रमुख स्थानों पर रैलियां आयोजित की गई। इसमें क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार भी मोदी जी की लहर चलेगी या नहीं? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, रशिया के न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन ने किया ड्रोन हमला। IAEA ने बताया इसको गंभीर घटना। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच बीते 2 वर्षों से भी अधिक समय से जंग जारी है और इसके थमने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। रशिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी यानी IAEA ने भी इस हमले को घातक बताया है। IAEA की तरफ से कहा गया है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमला खतरनाक कृत्य है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें 9 लाख रुपए के लिए ले ली 145 जिंदगियां। रशिया के कॉन्सर्ट हॉल के हमलावर का कबूलनामा। जी हाँ, मॉस्को में खचाखच भरे कॉन्सर्ट हॉल पर हमला करने वाले आतंकियों ने महज 9 लाख रुपए के लिए ही 145 लोगों की जान ले ली। हमले के बाद ये आतंकी यूक्रेन भागने वाले थे। इसके लिए उन्होंने 2 रास्ते चुने थे। सीमा पर एक व्यक्ति मिलने वाला था जो आतंकियों की यूक्रेन सीमा में एंट्री कराता। कैश का भुगतान उन्हें कीव में किया जाना था। रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के सामने खुद आतंकियों ने ये बात कबूली है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 9 लाख रुपए के लिए 145 लोगों की जान ले ली इन आतंकवादियों ने। बहरहाल क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लोग रशिया की सरकार को? क्या इन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ना चाहिए दोस्तों, या बिल्कुल भी नहीं? बताइएगा जरूर, क्योंकि 145 जिंदगियों को लेने वाले का कोई अधिकार नहीं कि वो अपनी जिंदगी के साथ इस दुनिया में जिंदा रहे। मानते कि नहीं आप लोग? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत ने विकास दर मामले में चीन को पछाड़ा। एक्सपर्ट ने दी एक और बड़ी खुशखबरी, ड्रैगन को होगी टेंशन। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 1 दशक से लगातार वृद्धि की ओर है। इस बात का जिक्र करते हुए यूरोपीय संसद के थिंक टैंक एक्सपर्ट एंजेलोस डेलिवोरियस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय GDP वृद्धि दर का चीन से अधिक होना दुनिया भर में एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति के रूप में नई दिल्ली के उदय को दर्शाता है। डेलिवोरियस ने कहा कि भारत ने चीन की विकास दर को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी ये पैटर्न बना रहेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की ओर से आर्थिक विकास को लेकर जो नीतियां बनाई गई है उनका असर दिख रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर चीन से अधिक रही है। 2023 में भारत की औसत वृद्धि 7.5% से अधिक रही है, जबकि चीन की औसत वृद्धि 5.2% थी। जी हाँ, तो वहीं इसके अलावा भारत की GDP भी 2026 तक 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां क्या वाकई में मर गया भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी हाफिज सईद। पाकिस्तान से अचानक क्यों आ रही ऐसी खबरें आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी रहस्यमय तरीके से मार दिए गए हैं। ये सभी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। अब इसी कड़ी में भारत के दुश्मन नंबर 1 आतंकी हाफिज सईद का नाम भी जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद को अज्ञात लोगों ने खाने में जहर दे दिया है। खाने के कुछ देर बाद उसे खून की उल्टी हुई। हालत बिगड़ने पर उसे लाहौर के मेयो अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका इलाज ICU में चल रहा है। सोशल मीडिया के X प्लेटफॉर्म पर हाफिज सईद ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम आपको वन इंडिया में छपी एक खबर बता रहे हैं। दोस्तों गौरतलब है कि हाफिज सईद को जहर दिए जाने की खबर ऐसे मौके पर आई है जब ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने पाकिस्तान में करीब 20 आतंकवादियों की टारगेट किलिंग में भारत का हाथ होने का दावा किया है। वहीं इस बीच पाकिस्तान में भारत के रक्षा मंत्री का बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जहां राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी, और चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों ना छिपे हों, उनका हिसाब किताब वहीं के वहीं करेगी। अब उनका ये बयान पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हाफिज सईद की मौत की जो ये खबर आ रही है, जिसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन आतंकवादियों की मौत के बीच खबर के बीच ये खबर कहीं ना कहीं वाकई में पाकिस्तान को शौक में जरूर डाल देगा। देखना ये होगा दोस्तों कि क्या ये रियल खबर है कि नहीं। जैसे ही इसकी ऑथेंटिसिटी मिलेगी सबसे पहले आपको बताएंगे। बहरहाल आपको बता दें, अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में रमजान दौरान करवाया गया ओम सियत। विभिन्न धर्मों के 200 से ज्यादा प्रमुख बने गवाह। जी हाँ, अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर बेब्स में रमजान के पाक महीने दौरान अंतर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ओसमियत का आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमान भाईचारे के धर्मगुरु के अलावा विभिन्न धर्मों के 200 से प्रमुख व प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मंदिर में स्वामी ब्रह्म विहारी दास के साथ सहिष्णुता और सह अस्तित्व मामलों के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान के अलावा विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जयोदी और सामुदायिक विकास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुगीर खामिस अल खैली सहित कई प्रमुख हस्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में यह कार्यक्रम 2 अप्रैल को आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय धार्मिक समुदायों के नेता उपस्थित हुए। तो वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां मोजाम्बिक तट पर सबसे बड़ा हादसा, मछली पकड़ने वाली नाव डूबने से 91 लोगों की मौत की बड़ी खबर। मोजाम्बिक के उत्तरी तट पर लोगों के से भरी नाव डूबने से 90 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब लगभग 130 लोगों को मछली पकड़ने वाली नाव नामपुला प्रांत के पास एक द्वीप तक जा रही थी। नामपुला के राज्य सचिव जेमे नेटो ने कहा कि नाव क्षमता से ज्यादा भरी हुई थी और यात्रियों को ले जाने के लिए उपयुक्त थी, इसीलिए ये डूब गई। इसमें 91 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, मोदी जी के भाषणों में केवल RSS की आती है बू। जी हाँ,
मुस्लिम लीग वाले बयान पर खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा पलटवार। बता दें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर पलटवार किया। उन्होंने सोमवार को दावा किया कि पीएम के वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के भाषणों में केवल आरएसएस की बुआती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवादा जिले में रविवार को चुनावी सभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके चुनाव घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है और उसके नेताओं के बयानों में राष्ट्रीय अखंडता व सनातन धर्म के प्रति शत्रुता दिखाई देती है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। आज भी वो आम भारतीय नागरिकों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस के न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेसी अध्यक्ष ने दावा किया कि मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अपनी सरकार बनाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी शाह व उनके ओर से नामित अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। खड़गे ने दावा किया कि मोदी जी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। उन्होंने कहा कि सच केवल एक है, कांग्रेस के न्याय पत्र में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं की छाप है। उनकी सम्मिलित शक्ति मोदी जी के 10 सालों के अन्याय काल का अंत करेगी। ये कहना है दोस्तों खड़गे का। और इस बयान को देते टाइम काफी ज्यादा बौखलाहट में नजर आए खड़गे। पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की गई। बहरहाल भारत के इस विपक्ष की बौखलाहट को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और क्या लगता है आपको कौन होगा लोकसभा 2024 का किंग? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज आएगा क्या फैसला, क्या मिलेगी बेल या जेल में ही रहेंगे? बता दें अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। दरअसल केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी थी। इस पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाली है। 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला आने वाला है। बता दें कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मंगलवार दोपहर 2:30 बजे इस मामले पर फैसला दे रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा इंडिया गठबंधन टिकाऊ नहीं है, घटक दल पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में कोई स्थायित्व है ही नहीं और घटक दल पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी और द्रमुक की महिला विरोधी मानसिकता के लिए उन पर हमला बोला। सिंह ने द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की कथित सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों को लेकर तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल पर और राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। तो वहीं आपको बता दें, ईडी सीबीआई को लेकर चुनाव आयोग के बाहर धरना दे रहे थे। टीएमसी के 10 सांसद घसीट कर ले गई पुलिस। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर शिकायत करने पहुंची टीएमसी के कम से कम 10 सांसद चुनाव आयोग के बाहरी धरने पर बैठ गए। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल है। इसके थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और सांसदों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के चीफ को पद से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि सीबीआई, ईडी और एनआईए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए उनके चीफ पर कार्यवाही की जाए। बता दें कि टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचा। टीएमसी नेता सेन ने कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है, जिसके बाद ये सारी क्रियाकलाप हुई। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर संजय दत्त का रिएक्शन आया सामने। पिता रह चुके हैं मुंबई से सांसद और मंत्री। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने लोकसभा चुनाव में उतरने की खबरों पर रिएक्शन दिया है। खबरें सामने आ रही थी कि संजय दत्त हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभिनेता ने इन खबरों का खंडन करते हुए साफ कहा है कि वो राजनीति में फिलहाल नहीं आ रहे हैं। संजय दत्त ने एक्स पर लिखा कि मैं अपने राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं या चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता भी हूं तो मैं इसकी घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। कृपया अभी तक मेरे बारे में खबरों में जो चल रहा है उस पर विश्वास ना करें। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इस राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत ट्रेन को लेकर लॉन्च होने जा रही एक और वंदे भारत। दरअसल देश में एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। पिछले 5 सालों में वंदे भारत ने भारतीय रेलवे की तस्वीर ही बदल डाली। अब यात्रियों को यात्रा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे वंदे भारत के जरिए अन्य ट्रेनों की तुलना में जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अब केरल को एक और वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। ये राज्य के लिए तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार माना जा रहा है कि ये ट्रेन केरल के एर्नाकुलम से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बीच चलाई जा सकती है। इससे न सिर्फ केरल बल्कि कर्नाटक के लोगों को भी फायदा मिलेगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों
जाते जाते आप सभी से एक सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि असम के चाय बागानों में खिलेगा कमल या मजबूत होगा हाथ? क्या लगता है आपको, कमल खिलेगा या हाथ? जो भी हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं भारतीय जनता क्या सवाल का जवाब देती है। साथ ही साथ ये तो भी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत।